नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल JIB विद अशोक पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम AFM के मॉड्यूल ए में चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 1 करेंगे। ये चैप्टर है आपका फ्रेंड्स, देखो, ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज के बारे में। 3 चीज़ें हैं। ट्रायल बैलेंस हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था, याद हो आपको। ट्रायल बैलेंस मैंने चैप्टर नंबर 3 में आपको थोड़ा करवाया था, जिसमें हमने देखा था कि पहले हम जर्नल में एंट्री करते हैं, उन एंट्रीज़ को ले जा करके हम लेजर में पोस्ट करते हैं, फिर हर एक लेजर अकाउंट का बैलेंस ला करके हम ट्रायल बैलेंस में पोस्ट करके फिर जोड़ते हैं। अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल आता है तो हम मानते हैं कि हाँ, हमारी जो लेजर पोस्टिंग है वो सही है। ठीक है, तो ये बातें एक एग्जाम्पल हम कर चुके हैं चैप्टर नंबर 3 में। मेरे ख्याल से लेक्चर नंबर 6, 7, 8 में चर्चा हुई है इसकी। ठीक है, यहाँ पर हम ट्रायल बैलेंस को थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एजेंडा हमारे इस क्लास का होगा। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस 2 तरीके के होते हैं, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस और नेट ट्रायल बैलेंस। ये दोनों भी हम यहीं पर सीखने वाले हैं। फिर एरर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अगले लेक्चर में कवर किया जाएगा। ठीक है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जो गलतियाँ हो जाती हैं उनको कैसे किया जाए। तो व्हेन अ समरी ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट्स ऑफ अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड, जब भी हम जितने भी अकाउंट हैं उनकी जो डेबिट्स हैं और क्रेडिट्स हैं उनकी समरी तैयार करते हैं तो इसे टैली होना चाहिए। ठीक है, सोचो कि हमारे पास 10 अकाउंट हैं तो उनका जो टोटल डेबिट साइड का हो और टोटल क्रेडिट साइड का हो वो इक्वल होना चाहिए, रूल के हिसाब से टैली होना चाहिए। और ऐसी जो हम लिस्ट बनाते हैं, सच ए लिस्ट ऑफ बैलेंसेस, जो ऐसी हम लिस्ट बनाते हैं, जितना भी डेबिट है हर अकाउंट का और जितना क्रेडिट है हर अकाउंट का, उसी लिस्ट को ही हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। ठीक, क्या बोलते हैं? ट्रायल बैलेंस एक तरीके से। तो पहले देखा हुआ है चैप्टर नंबर 3 में, उसी को दिमाग में रख करके अगर आप चैप्टर नंबर 3 वाली बात दिमाग रखे चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस इज समरी ऑफ ऑल द लेजर अकाउंट्स, सभी लेजर अकाउंट की समरी बनाया जाना ट्रायल बैलेंस कहलाता है। दूसरे शब्दों में, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट शोइंग डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस टेकन फ्रॉम लेजर इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस एज ऑन पर्टिकुलर डेट्स। तो जितने भी अकाउंट हैं उनका डेबिट बैलेंस, उनका क्रेडिट बैलेंस एक साथ लाना लेजर में, वही आपका ट्रायल बैलेंस कहलाता है। इसमें हम कैश और बैंक बैलेंस को भी शामिल करते हैं और ये किसी पर्टिकुलर डेट पर तैयार किया जाता है। जैसे BRS हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर डेट पर तैयार करते थे, उसी तरीके से ट्रायल बैलेंस भी किसी पर्टिकुलर डेट पर ही तैयार किया जाता है। ठीक है, फीचर एंड पर्पज़ ऑफ ट्रायल बैलेंस की अगर हम बात करें तो भाई इसकी क्या खासियत होती है और क्यों ये बनाया जाता है, क्या फ़ायदा है, तो वो सारी चीज़ें अगर बात करें, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ड्रॉन फ्रॉम लेजर। लेजर से जो भी डेबिट और क्रेडिट बैलेंस मिला उसको निकाल करके ला करके एक लिस्ट बनाना ट्रायल बैलेंस कहलाता है। इसमें कैश और बैंक बैलेंस को भी शामिल किया जाता है, कितना कैश है कितना बैंक बैलेंस है उसको भी शामिल किया जाता है। मेन पर्पज़ क्या है इसका? इट्स मेन पर्पज़ इज टू एस्टेब्लिश अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकली हमारा जो लेजर है वो सही है या नहीं, उसी चीज़ को चेक करने के लिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में जो हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करी हुई है, बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब अकाउंट की जो बुक है, लेजर है जो, उसमें जो हमने एंट्रीज करी हुई हैं वो अर्थमेटिकली करेक्ट है या नहीं, उसी को चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। इट इज़ यूजुअली प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईयर। जनरली इसको साल के आखिरी में, जब ईयर एंड हो रहा होता है 31 मार्च, तो तैयार किया जाता है। लेकिन आप चाहें तो अपनी मर्जी से जब चाहें तब भी तैयार कर सकते हैं, एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तब भी आप इसको तैयार कर सकते हैं। जैसे महीने के आखिरी में, क्वार्टर के आखिरी में, हाफ ईयरली बेसिस पर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बनेगा किसी पर्टिकुलर डेट पर ही, लेकिन पूरे हाफ ईयर का डेटा लेकर आएगा, पूरे 3 महीने का डेटा लेकर आएगा, लेकिन किसी पर्टिकुलर डेट के लिए ही बनाया जाता है, एज ऑन दैट डेट। ओके, इट इनेबल्स द ट्रेडर टू नो अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर, यानी हमें कितना पैसा लोगों से मिलना है और कितना पैसा हमें पे करना है अपने सप्लायर को, इसके बारे में ये हमें जानकारी देता है। कौन? ट्रायल बैलेंस। ये फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने में भी मदद करता है। ये फाइनल अकाउंट यानी कि जर्नल पोस्ट किया, फिर लेजर पोस्ट किया, फिर ट्रायल बैलेंस हमने बनाया, आफ्टर दैट फाइनल अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, तो ये इसमें भी मदद करता है। ओके, तो ये हो गए इसकी कुछ खास बातें, क्या हैं मेन फीचर्स एंड एवरीथिंग। अब उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस भाई 2 तरीके के होते हैं, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस और नेट ट्रायल बैलेंस। क्या डिफरेंस होता है, दोनों को एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। पहले हम ग्रॉस ट्रायल बैलेंस देखते हैं। तो एज ऑन 31 मार्च 2022 यानी 31 मार्च 2022 को टोटल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स ऑफ वेरियस लेजर अकाउंट्स, अलग अलग जो लेजर अकाउंट हैं उनके डेबिट साइड में क्या है। जैसे भगवान दास कैपिटल अकाउंट को जब हमने चेक किया तो उसके डेबिट साइड में टोटल 10,000 की एंट्री है, क्रेडिट साइड में 1,35,000 रुपये की एंट्री है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लो
ये डेबिट साइड हो जाएगा, ये क्रेडिट साइड हो जाएगा। तो पता चला डेबिट साइड में कभी 5,000 रुपये की एंट्री आई, कभी 2,000 की एंट्री आई, ठीक है, कभी 3,000 की एंट्री आई। तो कुल मिलाकर के जब हम जोड़ते हैं तो पता चलता है कि इधर डेबिट साइड में टोटल मिलाकर के 10,000 रुपये की एंट्री है। सिमिलरली इधर की तरफ में कभी सोचो 1,00,000 की एंट्री है, कभी 30,000 रुपये की एंट्री है, कभी 5,000 रुपये की एंट्री। इस तरीके से टोटल मिला के जब जोड़ते हैं तो पता चला 1,35,000 रुपये की एंट्री यहाँ पर है, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंट एंट्रीज में हमने देखा कि जो भगवान दास कैपिटल अकाउंट है उसके डेबिट साइड का जब टोटल करते हैं तो 10,000 रुपये आता है, डेबिट साइड में लिख दिया, और क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो 1,35,000 आता है, उसे क्रेडिट साइड में हमने लिख दिया है, ठीक है। आप समझ में आए क्या लिखा हुआ है डेबिट साइड में क्या क्रेडिट साइड में। भगवान दास कैपिटल अकाउंट उठाइए, पूरा का पूरा अकाउंट उठाइए, ठीक है। इधर डेबिट साइड में कितना है वो टोटल, इधर क्रेडिट में कितना है उसका टोटल, दोनों का टोटल उठा करके यहाँ पर लिखा गया है। यानी इसमें बहुत सारी एंट्रियाँ होंगी पर हमारे काम का जो टोटल है, टोटल बैलेंस है, उसी को हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बता रहे हैं एंड रिसिट एंड पेमेंट साइड ऑफ द कैश एंड बैंक बैलेंस, मतलब कि कैश और बैंक बैलेंस में क्या पेमेंट साइड और रिसिट साइड। देखो ये कैश ऑफ द कैश बुक, देखो कैश बुक में क्या होता है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। क्रेडिट साइड आपकी माइनस साइड होती है, डेबिट साइड आपकी प्लस साइड होती है। ये आपका रिसिट होता है, ये रिसिट होता है, और ये पेमेंट होता है, राइट, जो पैसा जाता है। ये रिसिट साइड है, ये पेमेंट साइड है। क्यों कह रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो भाई पैसा आ रहा है तो रिसिट साइड हो गई, जो पैसा जा रहा है तो पेमेंट साइड हो गई। तो यहाँ पर भी अगर जो कैश में कितना हमारे पास है रिसिट साइड में, रिसिट साइड मतलब डेबिट साइड में, और कितना जो है क्रेडिट साइड में यानी पेमेंट साइड में, वही बात यहाँ पर कहिए। चाहे आप इसे रिसिट एंड पेमेंट कह दीजिए, रिसिट एंड पेमेंट कह दीजिए, चाहे रिसिट को डेबिट साइड कह दीजिए और पेमेंट को क्रेडिट साइड कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। लैंग्वेज का फ़र्क है, बात एक ही है घूम टहल करके। और पिछले चैप्टर में बीआरएस में हमने ये बात तो बहुत अच्छी तरीके से देखी थी कि भाई कैश बुक में जो आपका डेबिट साइड होता है वो अच्छा साइड होता है, और जो क्रेडिट साइड होता है वो नेगेटिव साइड होता है एक तरीके से, ठीक है। जबकि पासबुक में बैंक बैलेंस में हमारा जो क्रेडिट साइड होता है वो अच्छा साइड होता है और डेबिट साइड हमारा नेगेटिव साइड होता है, ठीक है। वी हैव ऑलरेडी सीन ऑल दोज थिंग्स, खूब अच्छे से अब ध्यान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमें ये सारा डेटा दिया हुआ है डिफरेंट अकाउंट का। आपसे कहा गया है कि आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करिए एज ऑन दैट डेट, किस डेट पर, 31 मार्च को, ठीक है। क्यों पर्टिकुलर डेट को तैयार बनाया जाता है, क्यों पर्टिकुलर डेट को बनाया जाता है। सोचो कि अगर भगवान दास या ड्राइंग्स है फॉर एग्जांपल, ये कितनी तारीख की बात है, 31 मार्च 2022 की बात है। अब सोचो अगर 1 अप्रैल को या ये मान लो 1 अप्रैल को ड्राइंग्स के मान लो डेबिट साइड में, इधर साइड में मान लो 10,000 और बढ़ जाए, अब 35,000 रुपये हो गया, ठीक है। तो अगर हम पर्टिकुलर डेट पर नहीं निकालेंगे तो हम कहाँ तक का डेटा लें, 1 अप्रैल वाला लें कि ना लें, ये वाली सिचुएशन खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए जिस डेट को जो है आपको प्रिपेयर करना है उसी पर्टिकुलर डेट में देखिए बैलेंस कितना है, उसी पर्टिकुलर डेट में आपको देखना होगा बैलेंस कितना है। क्योंकि अगर पूरे महीने का बनाएंगे तो कभी पता चल रहा है ड्राइंग के डेबिट साइड में 10,000 है, कभी 15,000 है, कभी 35,000 है, कभी 75,000 हुआ, फिर पता चला कि अभी घट करके 65,000 रुपये हो गए, अब 12,000 रुपये हो गए, अब 5 ही हज़ार हैं। तो भाई कौन सा डेटा लोगे, इसमें कौन सा डेटा ले लूँ मैं डेबिट साइड का, मुझे नहीं पता है। इसीलिए हम किसी पर्टिकुलर डेट का लेंगे। भाई ये वाली डेट का लेना है तो 65,000 ले लो, ये वाली डेट का लेना है तो सिर्फ 5,000 ले लो। दैट्स वाई वी मेक ट्रायल बैलेंस फॉर ए पर्टिकुलर डेट, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब देखो ड्राइंग्स में क्या है, डेबिट साइड में 25,000 रुपये हैं, क्रेडिट साइड में कुछ है ही नहीं। अब अगर मान लो आपसे ये बोलता है कि भाई इसका वो ग्रॉस क्या बनाइए, ग्रॉस जो है ट्रायल बैलेंस बना दीजिए। तो कुछ करना नहीं है भाई, बस इसको डेबिट साइड पूरा जोड़ दो और क्रेडिट साइड पूरा जोड़ दो, ठीक, जोड़ लो इसे, बस डेबिट साइड पूरा जोड़ लीजिए, क्रेडिट साइड पूरा जोड़ लीजिए, यही आपका ग्रॉस जो है ट्रायल बैलेंस बन जाएगा। क्यों, देखो ध्यान करो, जब हमने जर्नल से लेजर में एंट्री पोस्ट की थी तो क्या होता था, फाइनली हम जा करके ये देखते थे कि मान लो जैसे कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट में क्या बैलेंस है, पता चला 3,000 रुपये का बैलेंस है क्रेडिट साइड में, है ना। तो वही बैलेंस ला करके ऐसे लिखते थे जो मैंने ट्रायल बैलेंस करवाया हुआ है। यहाँ क्या है, यहाँ आपको डेबिट क्रेडिट दोनों खुद ही दे रखा है, तो कोई मेहनत ही नहीं करनी है, हमको मेहनत करनी नहीं, डेटा ही आंखों के सामने दे रखा है, तो मैं कहीं मेहनत करने की जाऊँ, सिंपल सा इसको जोड़ दीजिए डेबिट में, इसको जोड़ दीजिए क्रेडिट में, बस काम खत्म हो जाएगा। आप जब जोड़ोगे तो पता चलेगा कि ये 12 लाख रुपए इधर आ जाएगा, और सिमिलरली इधर जोड़ोगे तो क्रेडिट साइड में भी 12 लाख रुपए ही आ जाएगा, ठीक। तो दोनों साइड मैच कर रही हैं, इसका मतलब हमने जो एंट्रियाँ की हैं, जो हमारा ये लेजर अकाउंट है, मान लो परचेजेस का लेजर अकाउंट है, तो उसके जो डेबिट साइड में 1,90,000 और क्रेडिट साइड में 4,000 रुपये की एंट्री है, वो एकदम सही है, मतलब ये सारा डेटा सही मैच कर रहा है। तो इसे ग्रॉस
ट्रायल बैलेंस कहते हैं। अब सवाल दिमाग में आपके आ रहा होगा कि सर नेट और ग्रॉस में क्या फ़र्क है, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए, जैसे ही आगे बढ़ते हैं तुरंत ही आपको क्लियर कर देंगे, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। ओके, तो ग्रॉस ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2022 बनाया हमने, सारे अकाउंट लिखे, उसका डेबिट साइड लिख दिया, उसका क्रेडिट साइड लिख दिया, जो डाला 12 लाख काम खत्म हो गया आपका। ठीक, तो यू हैव एवरीथिंग हियर, 12 लाख। ठीक है, नेम ऑफ द अकाउंट कौन सा अकाउंट है, भगवान दास कैपिटल, उसके डेबिट साइड में कितना है 10,000, क्रेडिट साइड में कितना है 1,35,000। ठीक है, अब ये तो ग्रॉस ट्रायल बैलेंस हमारा क्या है, ग्रॉस, यानी जो कुछ भी जैसा दिया वैसे ही भर दिया। फिर नेट ट्रायल बैलेंस कैसे आता है सर, नेट ट्रायल बैलेंस, देखो नेट ट्रायल बैलेंस क्या कहता है, किसी पर्टिकुलर अकाउंट में एक ही बैलेंस हो सकता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ जैसे तुम्हारे बैंक में अगर तुमने लोन नहीं लिया है तो तुम्हारे बैंक में बैलेंस क्या होगा, डेबिट में होगा कि क्रेडिट में होगा। हमेशा आपने कोई लोन नहीं लिया है, ओवरड्राफ्ट नहीं लिया है, तो आपके खाते में हमेशा बैलेंस क्या होगा आपके बैंक में, सर हमेशा बैलेंस क्रेडिट में ही होगा, डेबिट में हो ही नहीं सकता। क्यों भाई, पैसा आएगा अगर मेरे खाते में तो क्रेडिट में ही आएगा। अगर मैं खर्चा भी करूंगा, मान लो मेरे खाते में 10 रुपये हैं, 10 रुपये, तो मैं खर्चा भी इसी 10 रुपये की रेंज में ही करूँ, क्योंकि मैं लोन उधार कुछ ले नहीं रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करूँगा तो भी 10 रुपये ही खर्चा कर सकता हूँ, तो भी 0 रुपये मेरा रहेगा हिसाब किताब क्रेडिट बैलेंस में, ये डेबिट में नहीं जा सकता। ठीक, यानी कि मेरे जो बैंक अकाउंट का बैलेंस है उसका जो है हमेशा बैलेंस क्या होगा, हमेशा उसका क्रेडिट का बैलेंस होगा। उसी तरीके से इनमें जितने भी अकाउंट है फ्रेंड, इनका हमेशा एक पर्टिकुलर बैलेंस होगा। क्या मतलब है, जैसे कैपिटल अकाउंट का देखो ज़्यादा क्या है, डेबिट ज़्यादा है कि क्रेडिट ज़्यादा है, सर क्रेडिट ज़्यादा है, तो दोनों को आपस में घटा दो, कितना 1,25,000 रुपये हमारा आ गया। कितना आ गया सर, 1,25,000 रुपये हमारा बैलेंस आ गया। कहाँ पर आया, कौन ज़्यादा है सर, क्रेडिट का, क्रेडिट ज़्यादा है इसलिए क्रेडिट का बैलेंस है। तो हम बोलेंगे इसका जो नेट बैलेंस है, इसका नेट बैलेंस 1,25,000 रुपये क्रेडिट का बैलेंस है, ये नेट हुआ। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ देखो ड्राइंग्स में 25,000 का डेबिट का ही बैलेंस है, क्रेडिट में कुछ है ही नहीं, तो 25,000 रुपये का इसका डेबिट का बैलेंस हो गया। किसका बैलेंस हो गया, डेबिट का बैलेंस हो गया। इसी तरीके से आप चले आओ, स्टॉक एज ऑन इतना है, इसका कितना है सर, इसका 15,000 रुपये का डेबिट का बैलेंस है। इसमें चले जाओ परचेजेज में 1,90,000 माइनस 4,000, 1,86,000 रुपये का डेबिट का बैलेंस है। ठीक, अब क्या हो क्या रहा है ये सर, देखो जो कैपिटल है, पूंजी है, पूंजी क्या है, लाइबिलिटी है आपकी, पूंजी क्या है, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट में रहता है, एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट में होगा, लाइबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होगा, एक्सपेंसेस का बैलेंस हमेशा डेबिट में होगा, इनकम का बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होगा। किस में होगा, क्रेडिट में होगा। इसी तरीके से आपका जो कैपिटल है, कैपिटल भी एक तरीके की लाइबिलिटी है, कैपिटल पूंजी एक तरीके की लाइबिलिटी है, तो उसका भी बैलेंस हमेशा किस में होगा, क्रेडिट में होगा। क्या है, कैपिटल एक तरीके की लाइबिलिटी है, तो इसका भी बैलेंस हमेशा क्रेडिट में होता है। क्या याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान रखो, बाकी धीरे धीरे सीख जाओगे, समझ जाओगे। ठीक है, अब इसको इस बात से हम समझें तो कैपिटल क्या है, पूंजी, पूंजी क्या है, एक तरीके का उधारी है, लाइबिलिटी है, तो क्रेडिट होगा इसका बैलेंस। कैपिटल एक तरीके की लाइबिलिटी है तो क्रेडिट में बैलेंस होगा, देखो है क्रेडिट में। ड्राइंग्स क्या है, ड्राइंग्स किसी ने जो है अपने पर्सनल उसके लिए पैसा निकाल लिया, मतलब प्रोप्राइटर ने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल लिया, तो एक तरीके का बिजनेस के ऊपर बर्डन है ना, एक तरीके का खर्चा है, समझ लो क्या हो गया, खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट का बैलेंस हो गया। स्टॉक, स्टॉक क्या है, जो कुछ भी आपके पास में मटेरियल बचा हुआ है वो आपका एक तरीके की पूंजी है, एसेट है, वो क्या है, एसेट। एसेट का क्या बैलेंस होता है, डेबिट का बैलेंस होता है। परचेजेज, परचेज क्या करते हैं, जब कोई चीज़ परचेज करते हैं तो हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, खर्चा का क्या बैलेंस होता है, डेबिट का बैलेंस होता है। परचेज रिटर्न, कोई चीज़ खर्चा किया तो वापस आ गई, तो भाई उसका क्रेडिट का बैलेंस होगा। ठीक है ना, समझे। अगर परचेज एक्सपेंस है तो परचेज रिटर्न इनकम है, इनकम का हमेशा क्रेडिट का बैलेंस होगा। सेल्स, कोई चीज़ बेचते हो, बेचा तो क्या होगा सर, जब हम बेचेंगे तो इनकम होगी, पैसा आएगा, तो इट इज़ अ इनकम। इनकम का क्या बैलेंस होता है सर, क्रेडिट का बैलेंस होता है, इसलिए क्रेडिट लिख देंगे। ठीक है, सेल्स रिटर्न, अब सेल्स रिटर्न क्या है, खर्चा है ना, एक तरीके से भाई बेचा था तो इनकम हुई थी, अब बेचने वाला वापस लेंगे तो खर्चा होगा, पैसा देना पड़ेगा, तो एक्सपेंस है, एक्सपेंस का डेबिट का बैलेंस होता है। देखिए यहाँ पर आप देखोगे ये डेबिट का बैलेंस है, ये देखिए यहाँ 6,000 दिखा रहा है, यहाँ 245 दिखा रहा है, अगर आप इसको घटाएंगे तो 239 लाख रुपये 2,39,000 रुपये क्रेडिट का बैलेंस दिखेगा। देखिए यहाँ क्रेडिट का बैलेंस है। ठीक है, मैं समझ रहे हैं ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि किसमें क्या डेबिट किसमें क्या क्रेडिट आएगा, मैं ये आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, सिंपल सा है। अगर ऐसे ग्रॉस वाला दिया हो और नेट निकालना हो तो कुछ करना ही नहीं, सीधे घटाओ इसको, बस
25,000 रुपये, इसको सिंपल 25,000 रुपये। लेकिन हाँ भाई, ये डेबिट का है वो क्रेडिट का है, वो चीज़ ध्यान रखनी होगी। इसी तरीके से सारे सब्सट्रैक्ट करके लिखते हुए चलो। जो बैलेंस ज़्यादा हो, जैसे यहाँ 3,05,000 ज़्यादा है तो इसमें डेबिट का बैलेंस है। इसमें देखो 235 ज़्यादा है तो इसमें क्रेडिट का बैलेंस है। इसमें एक ही है तो इसमें डेबिट का बैलेंस ही है। इसमें देखो ये ज़्यादा है तो यहाँ डेबिट का बैलेंस है। यहाँ ये ज़्यादा है तो यहाँ पर किसका बैलेंस है? डेबिट का बैलेंस है। इस तरीके से बैलेंसेस निकाल लो और जोड़ डालो तो फ्रेंड्स उसे क्या कहेंगे? नेट ट्रायल बैलेंस। ये देखिए नेट ट्रायल बैलेंस में अब क्या हुआ, देखो भगवान दास कैपिटल में 1,25,000 रुपये सिर्फ हमने लिखा, क्रेडिट में लिखा। क्यों? पिछले में और इसमें क्या चेंज आया? सर आइए देखिए, पिछले में डेबिट में 10,000 और क्रेडिट में 1,35 लिखा हुआ था तो ये ग्रॉस निकल रहा था। अब हमने देखा कि एक्चुअल में नेट कितना है भाई। 10, ऐसे समझो जैसे जेब में 100 रुपये हैं, ठीक है। जैसे जेब में कितने थे? 100 रुपये थे सर। खर्चा कितना किया? 60 रुपये। बचा कितना सर? 40 रुपये बचे, राइट। लेकिन हमने क्या दिया? हमने लिखा कि जो है भाई हमारे पास था टोटल 60 रुपये, 100 रुपये। एक्सपेंस कितना किया सर? 60 रुपये एक्सपेंस कर दिया। तो ये जो हमने तैयार किया इसे क्या बोलेंगे हम? ग्रॉस बोल देंगे। और अगर हम 100 में से 60 घटा करके सिर्फ 40 लिखें कि भाई हमारे पास बचा कितना है? 40 रुपये, तो इसे फ्रेंड्स नेट बोलते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी होती है सर? मान लो 80,000 रुपये, तो आपकी नेट सैलरी क्या 80,000 रुपये होती है? नहीं, आपकी नेट सैलरी पता चलता है कि सर 65,000 रुपये हो गए। क्यों? क्योंकि भाई 5,000 रुपये इनकम टैक्स कट गया, 5,000 रुपये की EMI कट गई और 5,000 रुपये आपका LIC वगैरह जो भी आपने PPF वगैरह में डाल दिया, कुल मिला करके 15,000 रुपये डिटेक्ट हो गए। तो नेट सैलरी कितनी आ गई? 65,000 रुपये। अदरवाइज ऐसे हम देखें तो भाई मुझे इनकम हुई 80,000 रुपये की और खर्चा कितना हुआ? 15,000 रुपये का। अगर ऐसा जोड़ें कि कितना इनकम हुई? 80,000 रुपये और खर्चा कितना हुआ? 15,000 रुपये, तो फ्रेंड्स इसे हम बोलेंगे कि हम ग्रॉस ट्रायल बैलेंस या ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं। उसी जगह पे हम 80 में से 15,000 घटा करके सिर्फ 65,000 रुपये लिखें, एक ही बैलेंस लिखें तो उसे नेट कह देंगे, ठीक है। यहाँ हम कितने बैलेंस लिख रहे हैं सर? 2 बैलेंस लिखते हैं, डेबिट का भी लिखते हैं, क्रेडिट का भी लिखते हैं। लेकिन जब हम 2 जगह ना लिखें, सिर्फ एक जगह लिखें, जैसे यहाँ पर देखो सिर्फ एक ही जगह लिखा हुआ है ये, है ना। तो ये इसका एक तरीके से हम कह सकते हैं नेट बैलेंस है। ड्राइंग का नेट बैलेंस कितना है? 25,000 रुपये। यहाँ पर देखो इसमें ड्राइंग परचेजेस का नेट बैलेंस कितना है? तो परचेजेस का नेट बैलेंस सर 1,86,000 रुपये है। क्या ज़्यादा कौन है? डेबिट ज़्यादा है तो डेबिट का बैलेंस है। 1,86,000 रुपये का डेबिट का बैलेंस है, ठीक है। तो नेट बैलेंस ऐसे कैलकुलेट किया जाता है। बात समझ गए? तो यहाँ 10,000 1,35,000 न लिख करके हम सिर्फ 1,25 लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? जो ज़्यादा होगा, जो भारी है, जो हैवी है। 1,25 हैवी है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। बस वही चीज़ फ्रेंड्स हमने यहाँ 1,25 लिख दी। अब देखो ड्राइंग्स में, स्टॉक में, ये सब में 25 और 15 ही है। वहाँ भी यहाँ भी देखो 25 और 15 वही था, यहाँ कुछ था ही नहीं, तो बात ही खत्म। यहाँ परचेजेज में आया तो 1,90 और 4 घटा दिया, 4 इसमें से 1,86 बचा सिर्फ डेबिट साइड में, ठीक है। सिर्फ डेबिट साइड में 1,86 हमारा बचा हुआ है, ठीक है। परचेज रिटर्न में हमारा सिर्फ एक ही जगह एंट्री है क्रेडिट में 18,000 रुपये की, तो क्रेडिट में आकर के सीधे 18,000 रुपये लिख दो, बात खत्म हो जाती है। आगे आए इसी तरीके से यहाँ पर 2,45,000 रुपये लिखा, यहाँ 6,000, तो घटा दो इसको, सेल्स में से इसको घटा देंगे तो 2,39,000 रुपीज़ हो जाएगा। क्रेडिट साइड हैवी है, भारी है, तो क्रेडिट साइड में 2,39,000 लिखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सारे कैलकुलेशंस फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। बिल्कुल सेम तर्ज पर आप सारे कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे आया है यहाँ, यहीं क्यों 13,000 लिखा गया, यहाँ 13,000 क्यों नहीं लिखा गया? यू नो द रीज़न, ओके। यहाँ 55,000 क्यों लिखा गया, यहाँ क्यों नहीं लिखा गया? क्योंकि इनके यही बैलेंसेस होंगे फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा, ये जो बैलेंस आ रहे हैं, जैसे जो आपका ये कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट का बैलेंस होगा। कैश का बैलेंस हमेशा डेबिट का बैलेंस होगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, आपके अकाउंट में हमेशा क्रेडिट में पैसा होगा, उसी तरीके से आपके कैश में हमेशा डेबिट का बैलेंस होगा। क्यों? क्योंकि अब मान लो कि आपके पास 10,000 रुपये हैं, तो 10,000 रुपये में से खर्चा कितना कर सकते हैं? 10,000 कर सकते हैं। अब मान लो 9,000 रुपये अगर खर्चा कर दिया तो भी आपके पास 1,000 रुपये बचेंगे। तो हमेशा आपके पास में जो बैलेंस होगा फ्रेंड्स वो डेबिट का ही रहेगा, क्रेडिट का नहीं हो सकता। सो यू ऑलवेज गो फॉर द डेबिट बैलेंसेस, ठीक है। कैश का हमेशा डेबिट का बैलेंस होता है। कैसे याद रखेंगे वो मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में, बट ये आपको ये समझना था। तो डेबिट साइड के जितने निकले वो डेबिट साइड में लिखा, क्रेडिट साइड के जितने निकले उसको यहाँ लिखा, जोड़ा गया तो हमारा नेट ट्रायल बैलेंस निकल आया कितना? 4,17,000 रुपये। वहाँ कितना आ रहा था? 12 लाख आ रहा था, दोनों साइड में 12 लाख। और यहाँ पर नेट निकाला गया तो दोनों साइड में 4,17,000 हमारा आ रहा है। तो ऑल इज वेल मेरे ख्याल से सही है, ठीक है। अब देखो अब नेट ट्रायल बैलेंस थोड़ा पढ़ लेते हैं। अंडर दिस ट्रायल बैलेंस
नेट बैलेंसेस ऑफ ईच अकाउंट आर ड्रॉन एंड शोन इन द ट्रायल बैलेंस। इसमें हर एक अकाउंट का नेट बैलेंस कैलकुलेट किया जाता है। तो इसका नेट बैलेंस कितना है 125, इसका नेट बैलेंस कितना है 239, इसका नेट बैलेंस कितना है 55,000 इधर की तरफ में, ठीक है। इसका 35,000 इधर की तरफ में, इसका कितना है 6,000 रुपये इधर की तरफ में, ठीक है। इसका कितना है 5,000 रुपये इधर यानी डेबिट की तरफ में। तो हर एक अकाउंट का नेट बैलेंस निकाला जाता है, उसे ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट है तो डेबिट साइड में लिख देंगे, अगर क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, ठीक है। अगर डेबिट, इफ़ डेबिट टोटल ऑफ अकाउंट इज मोर, अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा है तो ये डेबिट बैलेंस दिखाएगा, अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो आपका क्रेडिट का बैलेंस दिखाएगा। यही जो मैं आपको बता रहा था कि जिसका बैलेंस ज़्यादा हो, डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है तो डेबिट दिखाएगा, अगर क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है तो क्रेडिट दिखाएगा, ठीक है। ये उसी बात से ही जुड़ा हुआ है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 1 में जो हमने बनाया था उसी का नेट ट्रायल बैलेंस नीचे दिया गया है। देखो नेट ट्रायल बैलेंस ये भी आपको करवा के दिखा दिया, ठीक है। तो ग्रॉस ट्रायल बैलेंस और नेट ट्रायल बैलेंस दोनों आपको समझा दिया। उम्मीद है आपको ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी से समझ में आया होगा, ठीक है। ग्रॉस सैलरी 80,000 रुपये है, नेट सैलरी 65,000 रुपये। तो हम सिर्फ 65,000 लिखेंगे, ना कि ये लिखेंगे कि 80,000 आई थी 15,000 खर्चा किया था, नहीं, बचा कितना फाइनल वही लिख देते हैं, ओके। अब जो हम आपको बता रहे थे कि याद कैसे रखा जाएगा सर कि किसका क्या बैलेंस रहता है, उसके लिए ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक। ये बात जब भी जो है ट्रायल बैलेंस तैयार करें तो ध्यान रखिए एसेट और एक्सपेंसेस के हमेशा डेबिट बैलेंस होते हैं, इनकम और लायबिलिटी के हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। किसके डेबिट बैलेंस, एसेट और एक्सपेंसेस के, और इनकम और लायबिलिटी के हमेशा क्रेडिट बैलेंस होते हैं। कैसे याद रखोगे वो मैं बताता हूँ। देखो रियल अकाउंट में क्या आते हैं, एसेट्स आते हैं आपके, राइट। रियल अकाउंट में एसेट आते हैं। तो डेबिट व्हाट कम्स इन होता है गोल्डन रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट होता है, ठीक है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है वो एसेट है। आपके घर में फर्नीचर आया, बिल्डिंग आई, टीवी आई, मशीनरी आई, वो आपका आ रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन एसेट है, यानी कि घर में कुछ आया तो एसेट आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, ठीक है। एसेट में डेबिट करिए, एसेट को डेबिट करिए। ये सिर्फ याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रहा है, लायबिलिटी, किसी को पैसा देना पड़ेगा, लायबिलिटी हो रही है। अब ऐसे ना कहने का कि सर लायबिलिटी तो सर के ऊपर आती है, नहीं, ऐसे थोड़ा सा बस ध्यान रखने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे ध्यान रखिएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन का मतलब हुआ कि एसेट हमारा आ रहा है तो एसेट को डेबिट करेंगे। क्रेडिट व्हाट गोज आउट का मतलब कि लायबिलिटी जो है किसी दूसरे को हम पे करेंगे, किसी दूसरे को लोन लिया है तो पे करेंगे, तो व्हाट गोज आउट में पैसा हमारे पास से जाएगा। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट में लायबिलिटी को क्रेडिट करिएगा, लायबिलिटी को क्रेडिट करिएगा, ठीक है। तो एसेट को डेबिट करेंगे, लायबिलिटी को क्रेडिट करेंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये रूल नहीं है, दिस इज नॉट अ रूल, ये कोई स्टैंडर्ड रूल नहीं है, बस गोल्डन रूल से चिपका रहा हूँ ताकि आपको बार बार, क्योंकि ये ऐसे रटने में मुश्किल हो जाएगा, ऐसे लॉजिक से थोड़ा ध्यान रहेगा, ओके। उसके बाद में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होता है नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस से ही निकाल लीजिए कि जो एक्सपेंस होता है वो डेबिट होता है, देखिए जो आपका एक्सपेंस होता है वो डेबिट होता है, देखिए, ठीक है। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस वो आपका डेबिट होता है। और क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल द इनकम, तो हमारी इनकम देखो क्रेडिट में आ जाएगी, ठीक है। क्रेडिट ऑल द इनकम, याद रखने का तरीका बता रहा हूँ बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो, तो अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक बार आपको हल्का सा क्विक रिव्यू करवाता हूँ फटाफट से, ठीक है। अगर मेरे पास एसेट है तो एसेट में, एसेट का बैलेंस डेबिट में होगा कि क्रेडिट में होगा, हमें ये पता करना है। एसेट का बैलेंस डेबिट में होगा कि क्रेडिट में होगा। तो मैंने आपको बताया था डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, घर में हमारे फ्रिज, टीवी, कूलर, वॉशिंग मशीन आती है तो आता एसेट है, तो एसेट का बैलेंस डेबिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन के तहत एसेट का बैलेंस डेबिट होगा। उसी तरीके से अगर आपको मान लो इनकम हुई है, कोई इनकम हुई है, तो इनकम का बैलेंस डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। जो मैं आपको सिखा रहा था, क्या सिखा रहा था, अगर कोई इनकम हुई तो उसका बैलेंस डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन, यानी इनकम का बैलेंस क्रेडिट में होगा, इनकम का बैलेंस क्रेडिट में होगा, एसेट का बैलेंस डेबिट में होगा। बोलिए सही है या नहीं, समझ में आया या नहीं, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लो लायबिलिटी है, हम ये इतनी मगजमारी क्यों कर रहे हैं, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी सामने आंखों के सामने लिख देगा कि भैया ये चीज़ है, क्या करोगे, ठीक है। लायबिलिटी, तो लायबिलिटी जो है आपका डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन ये हमारा एसेट है, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट ये हमारी लायबिलिटी है। जो जा रहा है वो लायबिलिटी है, लायबिलिटी जा रही है हमारी तरह से, तो लायबिलिटी का जो है क्रेडिट का बैलेंस होता है। जितनी भी लायबिलिटी होंगी उनका क्रेडिट का बैलेंस होगा, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो एक्सपेंस हुआ है तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस,
तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट का होता है, एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट का होता है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट का होता है। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा भाई। अगर आप बहुत अच्छे हैं, आपको याद रहता है कि एसेट और एक्सपेंसेस को डेबिट में रखा जाता है, इनकम एंड लाइबिलिटी को क्रेडिट में रखा जाता है, अगर ये दो लाइनें आप याद रख सकते हैं तब तो फिर आपसे अच्छा तो कोई है ही नहीं, फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं याद रख सकते, मेरी तरह भूलने की आदत है, तो जोड़ लीजिए किसी को। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस यानी एक्सपेंस का बैलेंस डेबिट का होगा, क्रेडिट ऑल द इनकम्स यानी इनकम का जो है बैलेंस क्रेडिट का होगा। ठीक है, इसी तरीके से डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन क्या आता है, एसेट आता है तो डेबिट होगा, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लाइबिलिटी आउटसाइड जाती है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो इसका बैलेंस क्रेडिट का होगा, लाइबिलिटी का क्रेडिट का होगा और एसेट का डेबिट होगा, एसेट का डेबिट बैलेंस होगा और लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होगा। ठीक है, ऐसे भी याद रख सकें, जैसे भी याद रख सकें, दैट इज ओके। ठीक है, अब ये डेटा दिया हुआ है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट, ये बैलेंसेस श्री इंदर कुमार प्रिपेयर अब ट्रायल बैलेंस है जान 31 मार्च 2022, तो 31 मार्च 2022 का डेटा दिया है। ओके, तो जितना हमने समझा और सीखा कि भाई किसको एसेट कहेंगे, किसको लाइबिलिटी कहेंगे, क्यों उसका क्रेडिट बैलेंस, क्यों डेबिट बैलेंस, वो चीज़ें इसलिए ज़रूरी कि अब देखो आंखों के सामने लिखा है सिर्फ सैलरी। अब तुम बताओ कि सैलरी में बैलेंस 5,000 रुपये का है, तो 5,000 रुपये क्या, ये 5,000 रुपये डेबिट का बैलेंस होगा कि 5,000 रुपये क्रेडिट का बैलेंस होगा, आपको ये डिसाइड करना है। अभी इसके पहले ध्यान दीजिए, इसके पहले तो हमें दिखा था भाई, इसके पहले याद करो जब ये किया था हमने, तो यहाँ तो दिख रहा था कि भाई मान लो अगर हमारा क्या है सेल्स है, फॉर एग्जांपल सेल्स है, तो मुझे दिख रहा था कि हाँ भाई सेल्स में हमारा बैलेंस क्रेडिट में ज़्यादा है, इसलिए हमारा एक क्रेडिट का बैलेंस है। तो 2,45,000 में से 6,000 घटा करके हमने 2,39,000 रुपये क्रेडिट में लिख दिया था। देखिए यहाँ पर नेट वाले में 2,39,000 रुपये हमने सेल्स में क्रेडिट में लिख दिया था। ठीक है, वहाँ ये ही नहीं बता रहा है कि सेल्स क्रेडिट का बैलेंस रखता है, सिर्फ ये बता दिया कि 2,39,000 रुपये का बैलेंस है सेल्स में, योर बैलेंस इज 2,39,000। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि भाई 2,39,000 क्रेडिट का बैलेंस है कि 2,39,000 रुपये डेबिट का बैलेंस है, आपको डिसाइड करना है। इसीलिए मैं आपको इतनी देर से ये दिमाग लगाने के लिए बता रहा था कि सोचो कैसे। जैसे एक्सपेंसेस, एक्सपेंस का बैलेंस क्या है, 12,000 रुपये डेबिट का बैलेंस है, क्यों 12,000 रुपये एक्सपेंस में डेबिट का बैलेंस क्यों है, क्रेडिट में क्यों नहीं है? तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है, राइट। उसी से मैं आपको लॉजिक करके याद करवा रहा था, एक तरीके से ध्यान दिलवा रहा था। ठीक है, तो अब हमारे लिए कोई ट्रायल बैलेंस बनाना कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत आसान सा काम है। ठीक है, बस हमको ये पता चल जाए साहब कि ये डेबिट का बैलेंस है कि क्रेडिट का बैलेंस है, उसी चीज़ पर मेहनत करनी है। ठीक है, एक एक देखते हैं। देखो मैंने क्या सिखाया अभी तक, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम, तो ये तो याद ही है, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, इनकम को क्रेडिट करेंगे। डेबिट व्हाट कम्स इन यानी कि एसेट आता है तो डेबिट करेंगे, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, लाइबिलिटी बाहर जाती है, हमें देना पड़ता है पैसे, तो उसे क्रेडिट करते हैं। याद रखना पड़ेगा, जैसे भी याद रख सको, मैंने ऐसे याद किया हुआ है। ठीक है, अब एक एक को देखते हैं। तो इंदर कुमार की कैपिटल है, बताओ इंदर कुमार की कैपिटल, कैपिटल क्या है, बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी है, बिजनेस के लिए कैपिटल यानी पूंजी एक लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी का बैलेंस क्या होता है सर, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट का होता है। क्या होता है, क्रेडिट का बैलेंस होता है। तो इसका मतलब ये हुआ हमारा ये क्रेडिट का बैलेंस है। हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए यहाँ डेबिट साइड बना लेंगे और यहाँ क्रेडिट साइड बना लेंगे। अब चूंकि हमारा ये क्या है कैपिटल वाला है, तो कैपिटल लिखेंगे और ले जा करके यहाँ क्रेडिट साइड में 15,000 रुपये की एक एंट्री बना देंगे, राइट। बस यही प्रोसेस सब में करना है। डेबिट में कुछ नहीं लिखेंगे, क्रेडिट में 15,000 लिख देंगे। अगले को देखा ड्राइंग्स, देखो ड्राइंग्स क्या है, जब भी ओनर पैसा लेकर आता है तो उसे कैपिटल कहते हैं। अब वो बंदा 15,000 रुपये हमारे लिए लेकर आया, ये क्रेडिट का बैलेंस लिखा रहने दीजिए, बंदा 15,000 रुपये हमको लेकर आया तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी चढ़ गई, हमारे ऊपर 15,000 रुपये की लाइबिलिटी की, हमारे ऊपर मतलब बिजनेस के ऊपर। जब ओनर ने हमको 15,000 रुपये दिए तो बिजनेस के ऊपर एक लाइबिलिटी चढ़ गई कि बिजनेस ओनर को हमें 15,000 रुपये वापस करने पड़ेंगे। लेकिन बाद में ओनर ने क्या किया, अपने पर्सनल यूज के लिए 1,000 रुपये इसमें से निकाल लिए। तो 1,000 निकाल लिए तो हमारी लाइबिलिटी क्या हुई, एक तरीके से लाइबिलिटी घट गई। तो लाइबिलिटी की जगह हम इसे एसेट मान सकते हैं। ये क्या मान सकते हैं कि भाई ये एक एसेट है, हमारा एक एसेट क्रिएट हो गया। 15,000 रुपये से कम करके अब 14,000 रुपये हमारी लाइबिलिटी आ गई, क्योंकि हमारा 1,000 रुपये का एक एसेट तैयार हो गया है, ये कह सकते हैं। या तुम्हें ये नहीं समझ में आता तो ये समझ लो कि ड्राइंग क्या है, एक तरीके से बिजनेस के लिए खर्चा है, बिना मतलब का खर्चा देना पड़ रहा है, एक तरीके से मालिक हमसे खर्चा लेकर चला गया, तो एक्सपेंस है। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस कह सकते हैं। या एसेट को भी डेबिट किया जाता है, चाहे एसेट को डेबिट कर लीजिए चाहे एक्सपेंस को डेबिट कर लीजिए। तो ये बैलेंस हमारा 1,000 रुपये डेबिट का बैलेंस है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्राइंग्स लिख देंगे और एक्सपेंस, ये 1,000 डेबिट का बैलेंस है तो 1,000 रुपये डेबिट वाले में लिख देंगे।
यही प्रक्रिया पूरी करते हुए चले जाना फ्रेंड्स, आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर मैं हटा दूं, ठीक, चलो अब यहाँ आते हैं बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस क्या होता है आपका? बैंक बैलेंस आपका एसेट है। जितना ज़्यादा पैसा आपके बैंक बैलेंस में है उतना ही ज़्यादा एसेट आपके पास है। डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी एसेट हमारा आता है तो डेबिट, इसका बैलेंस डेबिट का होगा। बैंक में ओवरड्राफ्ट है, बैंक से लोन ले लिया आपने, ओवरड्राफ्ट एक लोन है, लोन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये लाइबिलिटी है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट के तहत क्रेडिट में जाएगी। ठीक है, समझाया हुआ है। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट किसी को अलाउ कर दिया, इनकम है कि खर्चा है? किसी को डिस्काउंट 500 रुपये दे दिया तो हमारा तो नुकसान हो गया, तो ये हमारा खर्चा है, दिस इज ए एक्सपेंस। क्या है ये? डिस्काउंट अलाउ करने से हमें एक्सपेंस करना पड़ रहा है। देखो नहीं समझ में आ रहा तो देखो, डिस्काउंट अर्न किया हमने, किसी को कोई सामान खरीदा, तो जैसे अगर मान लो हमने क्या किया, डिस्काउंट अर्न किया, मतलब कहने का हमने कोई सामान खरीदने की कोशिश की, मान लो वो 5,000 रुपये का सामान था, ठीक है, लेकिन हमने बातचीत करके उसको 4,000 में खरीद लिया, 4,000 रुपये में खरीद लिया, तो 1,000 रुपये का डिस्काउंट अर्न किया कि नहीं किया? तो 1,000 रुपये जो हमने अर्न किया वो एक तरीके से हमारी कमाई है, हमारा बच गया पैसा, तो वो हमारी एक इनकम है। ये क्या है? इनकम। तो अगर डिस्काउंट अर्न करने पर इनकम हो रही, तो डिस्काउंट देने पर, तुम दुकान पे बैठे हुए हो, 10 रुपये गोलगप्पे बेचे लेकिन 6 ही रुपये लिए, 4 रुपये का डिस्काउंट दे दिया जो है, तो आपने 4 रुपये का नुकसान कर लिया, एक्सपेंस कर दिया। ओके, तो ये एक्सपेंस है। तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस होता है एंड क्रेडिट ऑल द इनकम होती है, इसलिए इसका बैलेंस क्रेडिट का होगा। सैलरी खर्चा है, सैलरी आपकी बिजनेस पर एक खर्च है, लोगों को पे करना पड़ता है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, इसका बैलेंस डेबिट का होगा। परचेज करते हैं, कोई चीज़ परचेज करते हैं तो खर्चा करते हैं, तो ये एक एक्सपेंस है। भाई परचेज करोगे, टीवी खरीदने के तो 20,000 रुपये खर्चा करोगे, तो एक्सपेंस है, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस हो गया। सेल्स, सेल्स इनकम है। भाई मान लो टीवी बेची आपने, फ्रिज बेचा, 10,000 रुपये मिले, तो 10,000 रुपये आए, इनकम हुई, तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स, तो ये क्रेडिट बैलेंस रखेगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका खर्चा है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, इसका डेबिट का बैलेंस होगा। लोन लिया है एक्स से, लोन ले लिया, भार चढ़ा लिया, लाइबिलिटी ले आए, तो लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट होती है। लाइबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट हमारा एसेट होता है और क्रेडिट हमारी लाइबिलिटी होती है, तो इसका क्रेडिट का बैलेंस होगा। लोन टू एक्स, हमने लोन एक्स को दे दिया, अगर किसी को लोन देते हो वो हमारा एसेट बन गया, एसेट बनता है। जब हम लोन देते हैं तो एसेट, और जब हम किसी से लोन लेते हैं तो लाइबिलिटी, है ना। बैंक में क्या होता है? बैंक में जो एफडी बनाई जाती है वो क्या है? आपके करंट अकाउंट में, आपके सेविंग अकाउंट में जो पैसा है वो बैंक के लिए क्या है? एक बोझ है, एक जिम्मेदारी है, लाइबिलिटी है बैंक के लिए, ठीक है। उसी तरीके से अगर किसी को लोन दे दिया तो आपका एसेट होता है। बैंक लोन बांटता है तो वो उसका एसेट बनता है, बैंक आपसे एफडी करवाता है तो उसकी लाइबिलिटी बनती है, ठीक है। तो ये आपका क्या है? लोन टू एक्स, किसी को 3,000 रुपये लोन दे दिया तो आपका एसेट बन गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन के तहत आपका एसेट डेबिट होता है। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी आपका एसेट होती है, सिंपल सी बात है, मशीनरी फर्नीचर ये सब एसेट होते हैं, तो डेबिट का बैलेंस होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन के तहत एसेट हमारा डेबिट होता है, ठीक है। एसेट ये हमारी लाइबिलिटी है, ये हमारा एसेट है, मशीनरी भी हमारा एसेट है। कैश इन हैंड, कैश क्या होती है? सर हमारा एसेट होती है। बैंक में बैलेंस और कैश अगर हमारे पास मौजूद हैं तो ये हमारे एसेट हैं। एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट का बैलेंस होता है। बस अब उठा करके जो डेबिट वाले हैं इधर लिख लीजिए, जो क्रेडिट वाले हैं इधर लिख लीजिए। अब आई बिलीव अब आपको समझ में आया होगा कि मैं इतनी देर से आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा था। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये सारी चीज़ें क्यों ध्यान दिलवा रहा था। डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, डेबिट क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स क्यों समझा रहा था? क्योंकि हमें सिर्फ ये लिख देगा कि भाई जो है मशीनरी में का बैलेंस 10,000 रुपये, लेकिन 10,000 रुपये क्या बैलेंस है, तो वो हमें डिसाइड करना है कि 10,000 रुपये इसका डेबिट का बैलेंस होगा या क्रेडिट का। क्यों होगा डेबिट का? उसकी वजह भी मैंने आपको बताई कि जितने भी एसेट होते हैं फ्रेंड्स उनका बैलेंस क्या होता है? डेबिट, और जितनी लाइबिलिटी है उनका बैलेंस क्रेडिट का होता है। ऑल द एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है एंड ऑल द इनकम्स एंड गेन का क्रेडिट का बैलेंस होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, और सब के सब लगभग इसी तराजू पे उतर जाते हैं। एक और आपका हो जाता है कैपिटल। कैपिटल भी आपकी काइंड ऑफ लाइबिलिटी होती है, तो वो इसी में आ जाती है। कैपिटल लाइबिलिटी क्रेडिट वाले में ही आ जाती है। तो बात लगभग सारी चीज़ें यहाँ पर हमने कवर कर ली, ठीक है, समझ गए। तो देखो जो क्रेडिट वाले हैं ये एक में, जो क्रेडिट वाला है ये, क्रेडिट वाला ये, क्रेडिट वाला ये, क्रेडिट वाला ये, तो इनको जो है हमें जोड़ना होगा। तो ये 15,000 रुपये हो गए, ये एक 16,000, 16 दो 18,000 रुपये, 18 और 20 38,000, 38 और 8 मेरे ख्याल से 46,000 रुपये है ना,
46,000 रुपये का बैलेंस मेरे हिसाब से बन रहा है। अब इसको जोड़ते हैं, ये वाले कलर बदल लेते हैं, देखते हैं मैं गलत तो नहीं कर रहा हूँ। इसका 1,000, 5 1 6,000, 6 2 8,000, 8 5 13,000, 13 और 15 28,000, 28 और 6 34,000, 34 और 3 37,000 है ना। तो 37 और 10 47,000, 47 और 7 ये 54,000 बन रहा है। तो कुछ गड़बड़ हुई है मेरे ख्याल से, मेरा टैली नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि मैंने यहाँ पर कुछ लिखने में गलती की हो। आओ देखते हैं कि गड़बड़ कहाँ पे हुई है। 50,000 रुपये हो रहा है, ठीक है। तो कोई चीज़ डेबिट क्रेडिट में मैंने भी सोचने में कहीं ना कहीं गलती करी हुई है। आओ देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसका तो भाई हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ड्राइंग्स चूँकि हमारी उधारी चुक रही है तो ये हमारा एसेट होता है, इसका डेबिट का बैलेंस होता है। बैंक बैलेंस हमारा भाई बैंक बैलेंस है, एसेट है तो एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, ये भी सही था। ये लाइबिलिटी है तो इसका जो है क्रेडिट का बैलेंस होता है, ये भी सही है। डिस्काउंट अलाउड हमारा एक्सपेंस है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस होता है, तो ये भी सही है। अर्न इनकम है तो क्रेडिट होगा, ये भी हाँ ये भी सही है। सैलरी हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, तो डेबिट कर दिया। परचेज हमारा एक्सपेंस है तो इसको डेबिट कर दिया। सेल्स हमारी इनकम है तो इसको क्रेडिट कर दिया, सही था। प्रिंटिंग हमारा एक्सपेंस है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, डेबिट करेंगे। लोन फ्रॉम एक्स से लोन लिया है तो ये हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी हमारी क्रेडिट में जाती है तो वहाँ लिख दिया। लोन टू वाई मतलब हमने हमारा ये एसेट है, एसेट को डेबिट में रखते हैं तो इधर डेबिट साइड में हमने 3,000 रुपये लिख दिया, राइट। मशीनरी हमारा एसेट है, एसेट हमेशा डेबिट में होता है। कैश इन हैंड हमारा डेबिट में होता है। तो सब सही है मेरे ख्याल से। मैंने जोड़ने में गड़बड़ कर दी है फ्रेंड, बाकी कोई लॉजिक में गड़बड़ नहीं है। ये मेरे ख्याल से 1 2 1 3 3 1 4 5 4 9 15 9 24 6 30 और 30 20 50, हाँ वो मैंने जोड़ने में गलती कर दी थी। लॉजिकली वी आर राइट, बस भाई ये कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है मेरे से, ठीक है। बाकी लॉजिकली कहीं कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि तर्क ही वही है भाई। जो चीज़ डेबिट में जानी चाहिए डेबिट में गई है, जो क्रेडिट में जानी चाहिए क्रेडिट में गई है। आप जोड़िएगा तो 50,000 50,000 दोनों तरफ मिल जाएगा, काम हो जाता है खत्म, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड जो है दूसरा एग्जाम्पल आपका, जिसमें हमने आपको ट्रायल बैलेंस बना करके दिखाया। आपको ऐसे डेटा दिया होगा, ये मैंने पैराग्राफ ऐसे ये इसीलिए जोड़ रखा था कि हम ये डिसाइड कर सकेंगे कि भाई डेबिट का बैलेंस होगा कि क्रेडिट का बैलेंस होगा। आपको एग्जाम में यदि देगा भी तो ऐसे ही दे देगा, आपसे बोलेगा कि ट्रायल बैलेंस देखिए कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। लेफ्ट और राइट बराबर होनी चाहिए, ओके। अब डिसएग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस की अगर हम बात करें तो भाई देखो थोड़ा सा क्या है कि ट्रायल बैलेंस के साथ सहमति नहीं बनती है। कई बार लोग एग्री नहीं करते, क्योंकि क्या है कि ट्रायल बैलेंस भी कई बार गलत होता है, ट्रायल बैलेंस में भी एरर पकड़ में नहीं आती है। तो वी हैव लर्न इन द अर्लियर पैराग्राफ दैट A trial balance is prepared to verify arithmetical accuracy of the transaction recorded in the books। जो बुक्स में आपने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की हैं उनकी एक्यूरेसी है या नहीं, उसी को चेक करने के लिए हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। अंडर द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ द बुक कीपिंग, इफ़ ऑल द ट्रांजेक्शन्स आर करेक्टली रिकॉर्डेड थ्रू द वेरियस बुक्स, यानी कि जर्नल में भी सही और लेजर में भी सही अगर हमने पोस्ट किया है, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री यानी कि प्राइम एंट्री यानी कि लेजर यदि हमने जर्नल में, अब जर्नल में भी आपको बताया था कि भाई परचेज का अलग होता है, सेल्स का अलग होता है, परचेज रिटर्न का अलग, सेल्स रिटर्न का अलग, कैश बुक अलग बनती है, जर्नल प्रॉपर अलग बनता है। तो वही कह रहा है कि इन सभी वेरियस बुक्स में यदि हमने सही से एंट्री करी हुई है और उनको सही से पोस्ट किया हुआ है लेजर में और इनकी टोटलिंग करेक्ट है तो ही ट्रायल बैलेंस टैली होता है, ठीक है। अब इसमें कहीं भी किसी भी कदम पे गलती हुई तो फिर ट्रायल बैलेंस गलती कर जाता है। हाउएवर इट इज़ पॉसिबल दैट अ फ्यू मिस्टेक्स में बी कमिटेड बाय द पर्सन्स इंटरेस्टेड विद द वर्क ऑफ जर्नलाइजिंग एंड पोस्टिंग। जिस आदमी को हमने जर्नल एंट्री करने के लिए और लेजर पोस्टिंग के लिए कहा हुआ है, हो सकता है कोई ना कोई मिस्टेक कर दे। इन सभी केसेस में जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो जो है टैली नहीं करता है। अगर टैली ना करे तो हमें एरर पता चल जाती है, लेकिन यहाँ तक तो चलो सब कुछ ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है फ्रेंड्स कि जो एरर ऐसी है कि पता चला एक जगह डेबिट में 100 रुपये बढ़ गए और एक जगह क्रेडिट में 100 रुपये बढ़ गए, ठीक। अब डेबिट में बढ़ गए तो मान लो 50,000 100 रुपये इधर भी दिखाने लगा और क्रेडिट में भी बढ़ गया तो 50,000 100 रुपये यहाँ भी दिखाने लगा। अब हमारा जर्नल और लेजर मैच कर रहा है, क्योंकि ऐसी एरर हो गई है कि मैच कर रहा है, ट्रायल बैलेंस हमारा मैच कर रहा है, लेकिन फिर भी एरर है वहाँ पे। तो इसी वजह से जो है ट्रायल बैलेंस को अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। तो एट द सेम टाइम देयर आर सर्टेन एरर्स व्हिच आर नॉट डिस्क्लोज्ड इवन थ्रू दो द ट्रायल बैलेंस एग्रीज। मतलब कुछ ऐसी एरर्स होती हैं फ्रेंड जो कि मतलब हमारा
जो है ट्रायल बैलेंस टैली कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उस एरर के बारे में पता नहीं चल पा रहा है। योर ट्रायल बैलेंस एग्री करता है कि हाँ भाई डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, नो इशूज इज देयर, लेकिन हमें असलियत में पता नहीं चल पा रहा भाई कि कोई एरर भी है। तो इसीलिए थोड़ा सा ट्रायल बैलेंस को निगेटिव माना जाता है कि भाई ये सारी एरर्स को ढूंढ करके ला करके नहीं देता है। अब कौन सी एरर है और कैसे पता कर सकते हैं, उसी के बारे में अगला लेक्चर होगा। एरर भी कई टाइप की होती हैं, है ना, मतलब क्लरिकल एरर हो जाती है, प्रिंसिपल एरर हो जाती है, मतलब सिद्धांतों की एरर हो गई या क्लरिकल एरर हो गई, इस तरीके की बहुत सारी एरर होती है। इनका टाइप होता है, कैसे रेक्टिफिकेशन किया जाता है, सिंगल साइडेड, डबल साइडेड, बहुत सारी चीज़ें वो हम अगले लेक्चर में अगले लेक्चर और उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो यहीं पर ही फ्रेंड्स हमारा ये ट्रायल बैलेंस जो है आप मान कर चलिए कि निपट जाता है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस अगर आपको डेटा दिया हुआ है, और अगर डेटा नहीं दिया है तो भाई फिर पहले आपको मान लो ऐसे ट्रांजैक्शन दे रखी है तो पहले जर्नल में एंट्री करिए, फिर उसको ले जा करके लेजर में पोस्ट करिए, फिर सबका बैलेंस कैलकुलेट करके तब फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। ये 3 स्टेप होते हैं। आप चैप्टर नंबर 3 में जाइएगा, एक एग्जाम्पल मैंने बाकायदा करवाया जिसमें हमने एंट्रियों को लेकर के जर्नल एंट्री की है, एक पूरे वीडियो में लेजर की एंट्री करी है, और एक पूरा वीडियो लगा करके ट्रायल बैलेंस आपको प्रिपेयर करके दिया हुआ है, दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ट्रायल बैलेंस उससे आगे है, जितना वहाँ पर दिखाया था यहाँ जर्नल और लेजर सब बन चुका है, लेजर से डेटा आपको दे दिया गया, अब उससे ट्रायल बैलेंस आप बना रहे हैं। तो ये एक तरीके का शॉर्टकट है। असली कहानी तो ये वाली है साहब, जो जर्नल लेजर होते हुए ट्रायल बैलेंस पर जाती है। ठीक है, होप है फ्रेंड्स आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक वगैरह करिए। ठीक है, कैसी लगी क्लास, इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, गड़बड़ है, सही है, थोड़ा अपने कमेंट्स वगैरह करें, अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।